हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका आरएएस का एग्जाम है उसमें साइंस का क्या रोल है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, प्री और मेंस दोनों में बात करेंगे, ठीक है। और क्या सिलेबस है, किस तरह से हमें पढ़ना है, ये सारी बातें करेंगे, ठीक है। और मुझे साइंस में एक तो सबसे बड़ा इशू लगता है, ठीक है, जब हम प्री या मेंस अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे बड़ा इशू लगता है कि हम बेसिक को पकड़े बिना बहुत एडवांस चीज़ें या तो पढ़ लेते हैं तो बेस भूल जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अब की बार जो 2018 में प्री का एग्जाम हुआ था, मेंस हुआ था, उसमें बड़े बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ जाने की कोशिश की गई। तो बेस भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और बेस स्ट्रांग होगा तभी हम एक उस लेवल तक पहुंच पाएंगे जो वो क्वेश्चन को पूछ रहा है। क्योंकि आरएएस अगर मेंस की बात करें, क्योंकि चलो प्री में तो क्या है, एमसीक्यू जाते हैं, राइट टिक करना होता है। मेंस में जब हम पेपर लिखते हैं तो शब्दों का बहुत खेल है, ठीक है ना। तो आप जैसे 15 शब्दों में लिखना होता है क्वेश्चंस, ठीक है ना, 50 वर्ड्स में लिखना होता है और 100 वर्ड्स में लिखना होता है। तो वहां पे बड़े अच्छे शब्दों का हमारे पास एक भंडार होना चाहिए। और साइंस में वो शब्द होने चाहिए जो ऑथेंटिक शब्द हैं। ऐसे नहीं कोई भी वर्ड हम लिख देंगे। तो कौन से बेसिक शब्द हमें क्वेश्चन में यूज करने हैं और कैसे हमें उन्हीं शब्दों से एडवांस होते हुए उस क्वेश्चन में जाना होता है। तो सारी बातें आरएएस के साइंस में हम बात करेंगे कि आरएएस में किस तरह की साइंस आती है, क्या सिलेबस है, किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। हम दोनों मीडियम में बात करेंगे जब भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। एक मीडियम का भी बहुत बड़ा इशू रहता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होते हैं तो वो कुछ टर्म्स होती है वो अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते। तो हम बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उससे वो चीज़ें भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो चलो हम बात करते हैं कि जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसमें साइंस कितने क्वेश्चंस प्री में आते हैं, कितने क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, क्या सिलेबस है, किस तरह से हमें उस पर काम करना चाहिए, ठीक है। तो मैं बात करूं आरएएस प्री की, ठीक है। आरएएस प्री में लगभग 20 क्वेश्चंस साइंस के आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग 20 क्वेश्चंस साइंस के आते हैं। और 20 क्वेश्चन का मतलब है लगभग 27 नंबर की साइंस आती है, 27 मार्क्स की, ठीक है ना। लगभग कितने मार्क्स की साइंस आती है? प्री में बात कर रहा हूं मैं, लगभग 27 मार्क्स की आती है और अबाउट 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, आपको क्योंकि ये बात तो पता ही है कि 150 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, तो एक क्वेश्चन 1.33 के लगभग बैठता है, ठीक है ना। और इसमें आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। इस बात को तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो और इस देखो, इस पेपर का अगर बात करें, पेपर जो प्री होगा इसका नाम भी क्या है? जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, ठीक है ना। तो देखो, जो सामान्य विज्ञान है वो सामान्य तरह से पढ़ना है, एक बहुत ज्यादा बर्डन लेके नहीं पढ़ना है। अगर मैं इसी चीज को मैंने नोटिस किया है कि सबसे बड़ा जो इशू आता है वो यही आता है कि बहुत एडवांस लेवल पर जाने की कोशिश की जाती है और बेस क्लियर नहीं होता। क्योंकि देखो, आरएएस का जो एग्जाम है ना वो दोनों चीजें मांगता है आपसे। क्या क्या मांगता है? आपका कंसेप्ट तो क्लियर होना ही होना चाहिए, प्लस आपके पास फैक्ट्स, तथ्य भी सही होने चाहिए। यानी कि दोनों चीजों को मांगता है ये। और ये मुझे लगता है आईएएस से भी थोड़ा टफ पड़ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें आपको फैक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए और फैक्ट्स के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो एक ओवरऑल चीजें मांग रहा है ये, मेरी बात समझ रहे हो। तो बहुत अच्छे से गहराई से भी पढ़ना है और बेसिक को भी देखना है, ठीक है। चलो हम इसकी बात करते हैं। जो प्री का जो सिलेबस है उसकी मैं बात कर रहा हूं। और एक बहुत अच्छी बात भी है, आपको ये बात देखना कि जो सिलेबस प्री का है, ठीक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से प्री में ये दिया हुआ है। जो प्री का सिलेबस है उसमें प्री का सिलेबस जो साइंस का है और जो मेंस का सिलेबस है साइंस का, जो प्री वाले सारे टॉपिक्स हैं वो मेंस में है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है? कि जो ये जैसे आरएएस प्री के सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, साइंस का सिलेबस है ये, ठीक है। ये जितना भी सिलेबस आरएएस प्री के अंदर साइंस का है वो एज इट इज सिलेबस मेंस में भी सारे टॉपिक्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो मुझे लगता है कि जो आरएएस मेंस का जो साइंस के सारे टॉपिक्स हैं वो अभी अच्छे से करना शुरू कर दो, जिससे क्या होगा, प्री के भी तो सारे हो ही रहे हैं, प्लस आपका मेंस के भी अच्छे से हो जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपको अच्छे से इसी तरह से चीजों को देखना है। और ज्यादातर अभी जो फोकस हो रहा है, अभी अगर पिछले एग्जाम का हम एनालिसिस करें तो जो डेली लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं साइंस के, वो दूसरा फिजिक्स पे थोड़ा बड़ा अच्छा गौर किया जाता है। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी पीएच वगैरह पे, यानी कि
जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की चीजें हैं वहां पे बहुत अच्छे से स्पेशली ध्यान दिया जाता है, और वहां पे चीजें ना पढ़ने में बड़ी आसान लगती है और बहुत टफ होती जाती है, तो उन्हीं पे हमें बात करनी है। तो अगर हम प्री का सिलेबस देखें तो जैसे बेसिक ऑफ एवरीडे साइंस, यानी कि बहुत जो डेली की साइंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि जो संचार प्रौद्योगिकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारा का सारा सिलेबस है, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी और इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स वगैरह, ये सारे के सारे डिफेंस है, नैनो टेक्नोलॉजी जो है, ह्यूमन बॉडी, फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना, अगर आप जाके देखोगे वो मेंस के सिलेबस में भी है, बस इन्हीं टॉपिक्स को एलिब्रेट किया है, इन्हीं कि जो टॉपिक्स हैं इनकी व्याख्या बहुत बड़े लेवल में, मतलब इनको डीपली पढ़ने की वहां पे ज्यादा जरूरत है। तो आप एक बार सिलेबस जरूर देख लें प्री और मेंस का। वैसे तो हमें हर एक उसका देखना है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ साइंस की अगर बात करूं तो प्री का भी एक एक टॉपिक देखें, आप एक एक टॉपिक को देखें, ठीक है ना, और वैसे मेंस को देखें, और देखें आपको हर एक मिलेगा। सिलेबस याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सिलेबस पहले याद होगा ना, तभी आगे बात बढ़ेगी। सिलेबस तो पता हो पहले। तो ये सारा का सारा प्री का सिलेबस है, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मैं आपको जस्ट यहां इस वीडियो में सिर्फ सिलेबस दिखाने की बात कर रहा हूं कि किस तरह का सिलेबस है। आगे हम सारी बातें एक एक टॉपिक उठाएंगे और पढ़ेंगे बाइलिंगुअल, लेकिन इस सिलेबस को आप अच्छे से देख लेना, प्लीज अच्छे से देख लेना, तभी आपको आगे पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। अगर मेंस की बात करूं, ये तो प्री में हमने बात करी कि लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं और 27 मार्क्स लगभग कैरी करता है। अगर आप मेंस की बात करें तो जो पेपर 2 है आपका ना, जैसे मेंस में 4 पेपर होते हैं आरएएस के मेंस में, तो पेपर 2 में साइंस आती है और टोटल 70 मार्क्स की साइंस आती है। बहुत बड़ा वेटेज है, देखो 70 मार्क्स की साइंस है, 70 नंबर की साइंस आती है, ठीक है ना। और 70 नंबर कैसे कैसे डिवाइड होते हैं? 5 जो क्वेश्चन है वो आते हैं 2-2 नंबर के, ठीक है ना। और उन जो 5 क्वेश्चन को लिखना होता है आपको 15 शब्दों में, 15 वर्ड्स में। तो देखो आपको वर्ड्स लिमिट भी दी हुई है, तो यहां पे क्या है, यही मार खा जाते हैं मेंस में, बड़ा कम स्कोर होता है कई बार देखते हैं। इसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि हमारे पास वो शब्द नहीं होते अच्छे वाले जिनमें वेटेज हो, और जो एग्जामिनर है देखते हैं कि हाँ यही मैं पूछना चाह रहा था, वहां बड़ा इश्यू क्रिएट हो जाता है। तो यही चीज हमें पकड़नी है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आएगा ना तो ये शब्द डालने हैं, इस तरह की अगर हमारी पकड़ हो जाएगी ना तब बात, क्योंकि हर टॉपिक को हम पढ़ेंगे ना तो हर टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है ये भी हम सोचेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में ये शब्द है और इस क्वेश्चन जब इस लेवल का आए तो ये वर्ड्स, ये शब्दों का हमें यूज करना है, ये फैक्चुअल चीजें डालनी है, ये कंसेप्ट डालना है, तभी हमें एग्जामिनर मार्क्स देगा। ये चीजें हमें सोचनी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 10 नंबर के हो गए 15 वर्ड्स में। ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे, जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 50 वर्ड्स में लिखना है, 50 शब्दों में लिखना है, ये 20 मार्क्स का होगा। और 4 क्वेश्चन आएंगे 10-10 नंबर के, और जो 100 वर्ड्स में लिखने हैं, और 40 नंबर के हो गए। तो टोटल कितने नंबर की आगे आपके साइंस? 70 मार्क्स की टोटल साइंस आगे। अब एक बात गौर करने वाली है फ्रेंड्स, इस बात को अच्छे से देखना आप, जो भी सिलेबस है ना, जितना भी सिलेबस आपका मेंस का सिलेबस है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाता, उसको किसी न किसी तरह से कवर कर ही लिया जाता है। जैसे मैं इनकी बात करूं, ये जो 4 क्वेश्चन आते हैं ना 10-10 नंबर के 100 वर्ड्स में, इसको ABCD बना के पूछ लेते हैं, ठीक है ना। मान ये क्वेश्चन नंबर तो 1 हो गया, ठीक है ना, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन डाल दिए, तो सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की जाती है। यानी कि जब आप पढ़े कोई भी टॉपिक छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर टॉपिक छोड़ते हो तो बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सोचते हो कि ये क्वेश्चन पूछ लेगा इस टॉपिक से, नहीं, तो क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं क्वेश्चंस का, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं अगर मेंस के सिलेबस की बात करूं और बात करूं कि कहां से मेनली क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो मैं आप फिर बता दूं, फिजिक्स को बड़ा गौर से देखना, बड़े अच्छे से उठाया जाता है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नैनो जो प्रौद्योगिकी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। नैनो मिशन क्या है इंडिया का, इस तरह से क्वेश्चन, यहाँ पे फैक्ट्स भी होंगे और कंसेप्ट भी होगा, सारी चीजें देखनी होगी। और जो नाभिकीय है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, नाभिकीय जो तकनीक है उसके बारे में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी के बारे में, जो विकिरण होती है उनके बारे में, रेडियो विकिरण होती है उसके बारे में क्वेश्चन अच्छे से पूछा जाता है। तो यहाँ पे बेसिक को बड़े अच्छे से पकड़ना है और फिर एडवांस होते हुए चलना है। मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूं, इस बात को आप समझना। एक है टेली कम्युनिकेशन, ठीक है ना,
जो हम दूरसंचार की बात करते हैं वहां से, जैसे ट्राई वगैरह से क्वेश्चन, ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी चीजें पकड़नी है। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं, यहां से बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। जैसे अब की बार 2018 के जो मेंस में हुआ था, वहां पे स्काई वेव के बारे में बात कर ली थी, स्पेस वेव के बारे में बात कर ली थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बड़े अच्छे से पढ़ना है, कौन सी ग्राउंड वेव्स होती है, कौन सी स्पेस वेव्स होती है, कौन सी स्काई वेव्स होती है, ये सारी चीजें हमें अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। बड़े अच्छे से ध्यान से सारी चीजों को सुनना है। ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स है ना एडमिनिस्ट्रेशन में, इस पे भी मेरे को लग रहा है अब की बार मेंस में जाने वाली है चीजें, ये बड़े अच्छे से आएगी ये चीजें, ठीक है ना। और डिफेंस से जो मिसाइल वगैरह के जितनी भी चीजें होती है, ठीक है ना, डीआरडीओ का रोल क्या है, ठीक है, डिफरेंट फील्ड में, यहां से भी क्वेश्चन अब की बार पूछा जा सकता है। कारण यह है कि कोविड में भी डीआरडीओ ने बहुत बड़ा सहयोग किया है, तो वहां पे करंट के इश्यूज भी बन जाते हैं, तो यहां पे भी हमें अच्छे से करंट को जोड़ के सारी चीजों को पढ़ना है, ठीक है ना। डिफेंस में मिसाइल वगैरह के बारे में सारी बात पढ़नी है, इंडिया के जो मिसाइल प्रोग्राम्स रहे हैं वो सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। और जो स्टेट ऑफ वाटर है, सॉरी स्टेट ऑफ मैटर है, जो पदार्थ की जो अवस्था है, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था के बारे में, ठोस द्रव्य जो होती है, सॉलिड होती है, गैस होती है, ठीक है ना, और लिक्विड होती है, ठोस द्रव्य और गैस के बारे में बात करनी है। यहाँ पे किस तरह से होते हैं, कौन से उसमें बीच में वो जो बॉन्ड्स होते हैं, बंद कौन से होते हैं, वॉन्डरवॉल बॉन्ड्स क्या होते हैं, सारी चीजें हमें पता है। कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, किसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी होती है, विद्युत ऋणता जिसको बोलते हैं, इसके बारे में भी हमें बात करनी है, बहुत अच्छे से बात करेंगे। यहाँ पे एलोट्रोपस ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप के बारे में भी बहुत क्वेश्चन अच्छा आ सकता है, यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना, कि इसमें एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे भी हमें देखना है क्या क्या कार्बन के अपर रूप है, ग्रेफाइट के बारे में हमें पढ़ना होता है, यहाँ पे डायमंड के बारे में हम पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से, और यहाँ पे बॉन्ड्स के बारे में बड़ा अच्छे से पढ़ना है, सहज संयोजक बंध जिसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं क्या होता है, ये सारी बातें हमें करेंगे। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है, कैसे पेयर बनता है, फ्री रेडिकल्स वगैरह की बात भी यहां कर लेंगे, ठीक है, मुक्त मुल्कों की, ठीक है। और पीएच स्केल एंड इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, यहां से क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा जाता है, क्योंकि पीएच स्केल के बारे में डेली लाइफ में बड़ा अच्छा है। आप बार बार कह देते हो मुझे एसिडिटी होगी, ठीक है ना, बोलते हैं ना एसिडिटी होगी, तो क्या पीएच होता क्या है, और पीएच स्केल कैसे काम करता है, किसको हम एसिडिक कहेंगे, ठीक है ना, किसको अम्लीय, किसको हम क्षारीय कहेंगे, ये सारी बातें हमें देखनी है। पीएच स्केल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, किसकी कंसंट्रेशन मेजर होती है, सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। डेली लाइफ में किस तरह से ये इंपॉर्टेंस रखता है, ये बात हमें देखनी है। और कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन, जो होता है ना, कोरिजन लग जाता है, कई बार हम जंग वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, ये सारी बात, और इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसका हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है। कैटालिस्ट होते हैं जो उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है ना, उत्प्रेरक कितने तरह के कैसे होते हैं, क्या रोल होता है, रिएक्शन में वो क्या करते हैं, ये केमिस्ट्री का एक अच्छा टॉपिक है, उत्प्रेरक कैटालिस्ट। यहाँ पे भी हम बात करेंगे रिएक्शन को किस तरह से चेंज करते हैं, इसकी उसके वेग में क्या चेंज करते हैं, सारी चीजें हमें पढ़नी है। सोप और डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक में डिफरेंस भी पूछ लिया था 2018 में, कि साबुन और अपमार्जक, सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो ये बेसिक चीजें हमें पढ़नी है कि यहाँ पे क्या बॉन्ड होते हैं, किस तरह के बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला अगर आप लिख देते हो ना, बड़ा तो रहता है, लेकिन आप एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है, सिंपल सी चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है, समझ में आ गई। पॉलीमर और उसके यूज, जो बहुलक होते हैं वो क्या होते हैं, और उसके यूज कैसे होते हैं पॉलीमर्स के। जैसे हम पॉलीथीन बात करते हैं ना, पॉलीथीन जो एथीन का पॉलीमर है वो, ठीक है ना, पॉलीथीन जो प्लास्टिक की बात करते हैं, इस तरह के पॉलीमर्स जो बहुलक होते हैं, नायलॉन वगैरह की बात, सारी बात यहाँ करेंगे। यहाँ से प्री में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, और मेंस के लिए भी है। और ये सारे के सारे हमारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी और ये रिप्रोडक्टिव, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेशन वगैरह हमें पढ़ने हैं। ये तो हमें वैसे ही पता होना चाहिए, अगर हम एक इतने बड़े एग्जाम की बात कर रहे हैं तो हमें इन सारों की चीजें पता होना चाहिए। क्या पता कहाँ पोस्टिंग हो जाए, ये तो पता ही होना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि देखो कोई भी सिविल सर्विसेज में जाता है तो इसका मतलब सीधा सा कि वो ऑलराउंडर होना चाहिए, तभी तो ये सिलेबस लगाया गया है, हर सब्जेक्ट लगा दिया गया है, तो सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। और जो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है ना,
बायोटेक जैव प्रौद्योगिकी है उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इश्यूज क्या हैं, जैसे उसमें क्या आपको पता है, जैसे बहुत सारे प्लांट्स बनाए गए हैं, जैसे बीटी कॉटन की बात करें, बीटी ब्रिंजल की बात करें, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या एथिकल है इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, और क्या इसमें आईपीआर होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती है, किस तरह से यहाँ पे जीन का क्या रोल, कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कैसे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमें देखना है। बायोटेक्नोलॉजी एक बड़ा अच्छा एक ब्रॉड है, बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है। तो इसको बड़े अच्छे से समझना है कि कैसे प्लाज्मा क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे बातें करेंगे, बायोलॉजिकल सीजर क्या चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए आरएनए की भी यहाँ बात करेंगे कुछ, ठीक है, आपको समझ में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सारी बातें हमें देखनी है। अगर और टॉपिक के बारे में बात करें, जो ये टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है और आपको डेली लाइफ में काम आने वाले टॉपिक है। तो यहाँ पे बड़े स्पेशली गौर करनी है, यहाँ पे हम बहुत लाइट ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। और ये जो है ना इम्यूनिटी के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। वैसे तो पूरा करना है, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ये जो है ब्लड ग्रुप और इम्यूनिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे भी बहुत अच्छे से गौर करना है हमें। और जो ह्यूमन डिजीज है, जो हम लोगों में जो बीमारियां होती है, ये जो है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है, ठीक है, संरचित और असंरचित जो फैलती है एक दूसरे से और नहीं फैलती है, यहां से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, संरचित और असंरचित जो बीमारियां हैं, यहां से भी क्वेश्चन हमें देखना है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके, मन को शांत करके हर एक चीज को हमें देखना है, ठीक है ना। और वाटर क्वालिटी एंड वाटर प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, जो जल की गुणवत्ता है और उसके प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे। यहाँ पे आरओ का कंसेप्ट भी बात कर लेंगे, ठीक है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, उल्टा परासरण क्या चीज है, इसके बारे में बात करेंगे। और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव विद स्पेशल रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ राजस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं तो ये देखो, एक तो ये टॉपिक, ठीक है, ये ध्यान देना, एक तो ये टॉपिक और ये टॉपिक एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, वाटर कंजर्वेशन एंड स्पेशल रेफरेंस टू ट्रेडिशनल सिस्टम इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्टेट ऑफ राजस्थान। ये जो 4 टॉपिक हमने किए हैं राजस्थान में, ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं, ये चारों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से एक बड़ा क्वेश्चन 10 नंबर का बनने का बहुत आसार रहता है, क्योंकि स्पेशली राजस्थान के बारे में बात की है। तो यहाँ ये जो टॉपिक है, ये आपको फैक्ट्स सारे पता होना चाहिए, यहाँ पे फैक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे, तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ है, कब स्कीम लॉन्च की गई, किस लिए की गई, क्या ऑब्जेक्टिव थे। तो ये चीजें भी बहुत गहराई से हमें देखनी है, मेरी बात समझ रहे हो। तो इनको भी बहुत गहराई से करना है और फैक्ट्स बहुत हैं तो याद रखना है, बार बार लिखेंगे, बार बार चीजों को दोहराएंगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। और उसमें आगे जो ये है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भारत के जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उनका विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या क्या उनका योगदान रहा है, तो ये चीजें हैं, हम एक लिस्ट बना लेंगे कि ये है, इनका ये योगदान रहा है, इस सन में ये किया, ये सब बात हम कर लेंगे, ठीक है। और इकोसिस्टम जो होता है, जो हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करेंगे, ये इन्वायरमेंटल साइंस का जो पोर्शन है वो आ जाता है, ठीक है, पर्यावरण वाला। जो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, इकोलॉजी क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है इकोसिस्टम और इकोलॉजी में, ठीक है, इकोसिस्टम के घटक क्या क्या होते हैं, बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है यानी कि उत्पादक, कंज्यूमर क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी क्या होता है, कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी क्या होता है, ओमनीवोरस यानी कि सर्वहारी क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, फूड चेन क्या होती है यानी कि खाद्य श्रृंखला, फूड वेब यानी कि खाद्य जाल क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पढ़ते हैं। 10% रूल क्या है, ये भी हमें बात करने हैं। एंथ्रोपोजेनिक रीजन क्या होते हैं, ये सारे शब्दों का हमें भंडार लेकर चलना है और इन शब्दों को हमें अच्छे से करना है, ठीक है। एटमॉस्फेयर यानी कि जो एटमॉस्फेयर की बात करें, इसका संगठन कैसा है, नाइट्रोजन, कार्बन और वाटर साइकिल की बात करेंगे। एटमॉस्फेयर की जो भी लेयर है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना, कौन कौन सी लेयर है, यहां से भी क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छे से
आपको आना चाहिए। और ये कंसेप्ट जो है ये आपको कहीं ना कहीं जो स्काई वेव और स्पेस वेव है वहां भी यूज करने को मिलेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए। अब मैं एक बात बता दूं आपको, हर एक टॉपिक इंटर रिलेटेड है आपस में, मेरी बात समझ रहे हो ना। हर टॉपिक एक इंटर रिलेटेड है, वो टॉपिक क्लियर होगा तो वो दूसरे वाला अच्छे से होगा। तो ऐसे हमें रिलेशन बना के इन टॉपिक्स में पढ़ना है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की बात करें, ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन की बात करें, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो रिसोर्स है, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, सोलर एनर्जी के बारे में बात करेंगे, विंड एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, टाइडल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, और जैसे बायो एनर्जी क्या होती है उसके बारे में बात हो जाएगी। तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं इसमें, नाम तो छोटा सा लिख दिया रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर घूमता है ये, तो यहाँ पे देखना है, ठीक है। और राजस्थान में सोलर का आपको पता ही है, तो वहां पे सोलर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारी बातें यहाँ भी हमें अच्छे से करनी है। और अगर बात करें इसका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, जो पर्यावरण के जो प्रदूषण है और उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, और जो वेस्ट जनरेट होता है उसका मैनेजमेंट कैसे करें। जैसे सॉलिड वेस्ट हो रहा है, लिक्विड वेस्ट होता है, आपको पता है, और जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है बहुत ही हजार्डियस और बहुत खतरनाक होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे करें, उसका प्रबंधन कैसे करें, बहुत बड़ा टास्क होता है। इसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं जिनको हमें पढ़ना है। इनसिनरेशन क्या चीज होती है, इनसिनरेशन, पायरोलिसिस क्या चीज होती है, ये हमें पढ़ना है। ऑटोक्लेविंग क्या होती है, माइक्रोवेविंग क्या होती है, माइक्रोवेव से क्वेश्चन पूछा गया था और वे टॉपिक यहीं से रिलेटेड था, माइक्रोवेव से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हमें एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे और गहराई तक जाएंगे, तभी चीजों को हमें समझने में आसानी होगी। एक भी टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते, आप मेरी बात समझ रहे हो ना, किसी भी टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते। हर टॉपिक को अच्छे से, चित्त को रिलैक्स करके, मन की शांति से करेंगे। मैं इस वीडियो से बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग एक बार सिलेबस को बहुत अच्छे से देख लें, बहुत अच्छे से देख लें प्री और मेंस के सिलेबस को, और आप मेंस को ही देख लें सिलेबस को, क्योंकि मेंस का सिलेबस है ना एक तरह से उसमें प्री का सब कुछ आ गया, मेरी बात समझ रहे हो। तो पूरा सिलेबस अच्छे देखें और याद कर लें पूरे सिलेबस को, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है ना। ऐसे रख लें और देख लें क्या होता है, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो हिंदी में बड़ी डिफिकल्ट लगती है और इंग्लिश में वो टर्म बहुत ईजी हो जाती है। और मेरी बात समझ रहे हो, तो हमें बाइलिंगुअल पढ़ना है, तो आप ऐसे बिल्कुल दोनों सिलेबस साथ रखिए और अच्छे से हमें ऐसे सिलेबस को देखते हुए एक एक टॉपिक को क्लियर करते रहना है, ठीक है। तो आप इसी तरह से प्लीज चित्त को शांत रखते हुए अच्छे से तैयारी करें, अपने दिमाग को शांत रख के ही अगर चीजों को पकड़ेंगे ना तभी अच्छे से समझ में आएगी। और किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब लंबी दौड़ होती है, आपको पता है, ये सिविल सर्विसेज तो हमेशा अच्छे से खुशी से सारी चीजों को हमें देखना है और अच्छे से तैयारी करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।